हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग की पढ़ाई जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो शुरू हो चुकी है, और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि करंट का जो एक्चुअल आइडिया है किसी भी कंडक्टर में चलने के लिए, वो कैसे होता है। फ्री चार्ज कैरियर जो है किस तरह से करंट बनाते हैं जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में, ये हम लोगों ने देखा है। सॉरी, एक मिनट, लाइट जलाना होगा। तो हम लोगों ने देखा यही कि जो करंट जो है वो किस तरह से कंडक्टर में हो रहे हैं। कंडक्टर को हम लोग देखा विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां भी इलेक्ट्रॉन जो है फ्री चार्ज कैरियर है, बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट 0 था। इसलिए वहां पर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0 मानते हैं, बट एवरेज स्पीड होता है वहां पे। लेकिन जैसे ही उस कंडक्टर में हम लोग बैटरी लगाकर एक्सटर्नल फील्ड को दिया, तो दौड़ तो उसी रफ्तार से रहे थे, बट उन्होंने उस केस में जब हम लोग फील्ड को प्रोवाइड किया, मतलब बैटरी लगाया, तो वहां पर देखा यही गया कि इलेक्ट्रॉन में जो स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वो जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वेलोसिटी बना, जो एवरेज वेलोसिटी बना, उस वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी माना गया। और इसकी वैल्यू जो है काफी जो है कम होता है, मतलब मीन्स 10 के पावर -3 -4 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होता है। एक सवाल हम लोग देखा होगा कि लास्ट में जो हम लोगों ने लिया है, और उसमें नंबर ऑफ फ्री चार्जेस जो है 10 के पावर 15 लगने की वजह से थोड़ा बहुत लगता था कि पॉजिटिव वैल्यू जो 10 के पावर में है, क्योंकि उस डाटे के हिसाब से तो वही कैलकुलेशन है। अगर वही चीज हम लोग, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम जो है काफी ज्यादा होते हैं, मतलब 10 के पावर 26-27 के ऑर्डर में, 23-24 के ऑर्डर में होते हैं। तो अगर ऐसा करते तो हमारा जो वैल्यू होता वो 10 के पावर -2, 3, 4 की ऑर्डर में आता। तो उस हिसाब से है। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग कंसेप्चुअली तो सही चलते हैं, लेकिन कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट के प्लेस पर। तो देखिएगा पिछले क्लास में एक आध जगह पर इस तरह की मिस्टेक हुई है, लेकिन हमारे पास कोई एडिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट अपलोड हो रहा है। बड़ी ध्यान से करने के बावजूद भी ये थोड़ी बहुत जो है टर्म है वो इधर उधर हो जा रहे हैं, बट कंसेप्चुअली बिल्कुल सही है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और क्वेरी में पूछिएगा, तो उसका आंसर हम लोग एप्रोप्रिएट, जहां पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है बोलने के क्रम में हो रही है, वहां पर जो चीजें हैं थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। और कोशिश हम करते हैं कि मिनिमाइज हो ये सब चीजें जो है, बट ह्यूमन बीइंग की वजह से ये सारी चीजें जो है होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंसेप्चुअली आप बिल्कुल सही हैं, इसमें नो डाउट। आप या हम हो, किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी जो है नहीं हो रही है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं, जो बातें हम लोग सीख रहे हैं उसमें यही कोशिश है कि जो हम लोग देखा, आई की वैल्यू देखा था। क्या वैल्यू देखा था? आई की वैल्यू देख लिया था कि आई की जो वैल्यू है वो किसी भी कंडक्टर में आई का जो मान है, इसमें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, आई भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, बट इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? इस डायरेक्शन में चलेगा। मतलब ये किसी सर्किट का हमने पार्ट लिया है या नहीं, तो इसको दिखाना है।
ये फील्ड इसी के वजह से आया है बेटा, ये बैटरी के वजह से ही फील्ड है। ध्यान दे कि जो भी चीजें हैं ये बैटरी की वजह से ही ये चीजें हो रही है। तो आई का मान जो हम लोगों ने निकाला उसमें एन ई ए भी डी था, यही था। ये सारे के सारे टर्म आपको मालूम है, एन ई ए बी डी। हम लोग एन के पावर एन पिछले कैलकुलेशन के लिए एक सवाल हमने दिया था कि एन का मान 10 के पावर 15 लिया था, तो उसमें जो वीडी आ रहा था शायद 10 के पावर प्लस में कुछ आ रहा था। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है, हमने जो एन लिया उसमें वैसा होगा, लेकिन एन उतना होता नहीं है जनरली। जैसे हम एन की वैल्यू ले 10 के पावर कुछ 26 की ऑर्डर में, चाहे 30 ले ले, मैंने 23 के ऊपर ले लें, क्योंकि जो एटम की एक मोल में जो एटम होते हैं एक मोल में किसी की 10 के पावर 23 के ऑर्डर में, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम एक किसी भी तरह से अगर मान लें कि एक एटम में जो फ्री है एक इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एक मोल 1 ग्राम में अगर रखिएगा बहुत संख्या आता है, बहुत संख्या आता है। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो देखते हैं कि क्या आ रहा है वैल्यू और उसकी मान क्या मिल रहा है। ये तो हम लोग देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लेंथ एल माना था, ये भी था। और मैंने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड आई, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बाय जो लेंथ है वो लेते हैं, जो लेंथ है वो लेते हैं। ये चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ बातें किया। एक कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि भाई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका मान क्या हो रहा है। आई बराबर एन ई ए वी डी में वी डी की वैल्यू हम लोग लेते हैं आई एन ई ए, और जो ये कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यूनिफॉर्म लिया गया है, बिल्कुल ध्यान रहे इस चीज। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एन का मान हमने क्या ले लिया 10 के पावर 26 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बोले इसको, या फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम जो यहां पर है। और ई का मान हम लोग 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम लेते हैं। ठीक है सर। एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो 2 इंटू 10 के पावर -3, 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, इतना मीटर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये सर बिल्कुल सर। तो देखा जाए और आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू 2 मिली एम्पियर ले लेते हैं, चाहे 2 एम्पियर ही रखते हैं, 2 एम्पियर रख लेते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए कि क्या वीडी आ कितना रहा है, आप कैलकुलेशन में रखें और देखें। आई का मान 2 है, एन का मान 10 के पावर 26 है, रख लिया, इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, और एरिया जो है 4 इंटू 10 टू द पावर -6 है। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, 19 और 6 जो है 25 होगा। 19 और 6 कितना होगा, 19 और 6 25। हाँ सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 19 से और 6 25 हो गया, तो 10 के पावर -25 से, और यहां से क्या हो गया 26 से, क्या हो गया 26, तो 26 में से 25 निकल जाएगा तो 10 बचेगा। तो ये लगभग आपको मिलेगा 2 इंटू 1.6 इंटू ये 4, और ये टर्म और ये टर्म 25
से हटेंगे तो यहां पर एक 10 बचेगा, तो लगभग ये 10 के पावर माइनस, यहां पर ये कर देते हैं इसको, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो 10 और 10 कट जाएंगे, या ऐसा करें 1.6 10 के पावर -1 ले जाते हैं उधर, तो देखिए -1 फॉर्म में ये रिजल्ट माइनस में मिलने लगा। अगर इस वैल्यू को और हम लोग बढ़ाते 30 के ऑर्डर करते, 40 के ऑर्डर करते, तो लगभग जो है ये काफी 10 के पावर माइनस में वैल्यू मिलने लगते हैं। ये चीजें ध्यान में रखना है, यही चीजें था। मतलब सर ये कितना हो गया, ये 2 मीन्स 1/3.2 इंटू 10 के पावर -1, इसको 10 ऊपर कीजिए तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1/32 मीटर पर सेकेंड, तो लगभग ये 10 के पावर -1 -2 के आसपास अगर भाग देकर कुछ देखते हैं, तो इस तरह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्चुअल जो रिजल्ट आता है जिस फॉर्मेट में, वो मिल जाता है एकदम सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने इस सवाल को ऐसे समझा, और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और क्या चीजें इससे बनने वाली है। एक बात मैं इसमें और आपको सिखा दूं कि जैसे ये क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं पर भी एरिया जो है चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस तरह का भी सोच सकते हैं कि किसी कंडक्टर में डिफरेंट टाइप की क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाकर, माने कुछ ऐसे टाइप का चीजें जो है समझा जाए कि इस तरह का कुछ चीजें, मान लीजिए करंट चल रहा है, इसमें आई करंट चल रहा है, आई, यहां का क्रॉस सेक्शन देखिए इतना बड़ा, यहां का छोटा, यहां का बहुत छोटा, और यहां भी क्या है, बड़ा है क्रॉस सेक्शन। तो I बराबर NE AVD में ध्यान दीजिएगा, N जो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर है और ये कंडक्टर ए मटेरियल का बना हुआ है, तो N तो बदलने वाला नहीं है, E भी बदलने वाला नहीं है, जो E है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम रहेगा। एरिया डिफरेंट होने की वजह से, और करंट तो हमारा सेम ही चल रहा है, करंट कहीं भी जो चीजें है वो करंट कांस्टेंट ही रहेगा, करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कांस्टेंट रहेगा। लेकिन बदलेगा क्या, ये ड्रिफ्ट रफ्तार, क्योंकि ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट होने से मतलब हम ये मान सकते हैं कि A × VD जो है ये कांस्टेंट हो गया, तो VD जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान ज्यादा होगा, ज्यादा, जैसे यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, सबसे कम है, यहां पर इससे ज्यादा है, तो एरिया बड़ा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर जो होगा वो एरिया बड़ा होगा, तो ये कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 है और यहां पर v2 है, तो आप यही कहोगे कि सर v2 जो है ज्यादा है v1 से, रफ्तार जो है ड्रिफ्ट का वो क्या होगा, यहां पर ज्यादा होगा यहां के रिस्पेक्ट। अगर मान लो यहां पर v3 है और यहां पर v4 है, ये सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो v4 का मान ज्यादा होगा v3 से। जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा। यही समझाना था मुझे, जो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली कंडक्टर नहीं है, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट पर फर्क पड़ गया। और हम लोग इसको, हम लोग कोशिश में है बेटा
इसको कैसे ओम्स लॉ से कनेक्ट कर दे। चीजें बिल्कुल चल रही है, किताबों में ओम्स लॉ के बारे में यही बताया जाता है कि किसी भी कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसमें फ्लो ऑफ करंट के, फ्लो ऑफ करंट के, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के। V इज प्रोपोर्शनल टू I। V बाई I एक कांस्टेंट होता है, ये खास टेम्परेचर पर होता है और अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग चीजें V बाई I प्राप्त होता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I। ये चीज इसके हिसाब से होता है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा हम लोग फील के कारण जो I बराबर NEA/VD का कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि I का मान जो है NEA/VD है। ठीक है सर, हम लोग एक कंडक्टर बनाया और इस कंडक्टर में को इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या किया, मतलब वो बैटरी से जोड़ जाड़कर दो चीजें हैं, ये लेंथ L लिखा गया है और इसी का मान V बाई L है, V बाई L। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब ये सिचुएशन आता है, जब हम लोग फील्ड इसके अंदर दे देते हैं, मैंने बैटरी लगाकर ही दे देते हैं, तो इसमें कि इलेक्ट्रॉन है और रियलिटी में देखा जाए, जो रियल में हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग रहा है या पॉजिट्रॉन पर भी फोर्स लग रहा है। उस फोर्स से पॉजिट्रॉन मान करके काम कर सकते हैं। उस फोर्स से जो एक्सेलरेशन होगा वो यही होगा, फोर्स बाई मास। क्या होता है, फोर्स बाई मास। और फोर्स तो Q इंटू E होता है और डिवाइडेड बाई मास। ये सब इलेक्ट्रॉन के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो E इंटू E बाई मास। ये क्या हुआ, फोर्स लगा, फोर्स लगा उसमें इलेक्ट्रॉन में, तो एक्चुअल में तो उसकी रफ्तार जो है, जो दो, मान लो ये जब फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन एक्सलेट होता है और किसी जाकर एटम से टकराता है, टकराकर फैन रुक जाता है। तो ऐसे 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 ध्राम ध्रुव होते रहता है। इस तरह की ध्राम ध्रुव होने की वजह से हम लोग नेट यही मानते हैं उसका कि जो इनिशियल एवरेज है वो 0 है। लेकिन इनिशियल एवरेज 0 होने के लिए जो हम लोग कंडीशन बनाते हैं कि भाई वो सिपाही की तरह हो जाते हैं एकदम, क्योंकि उनकी मोशन यूनिफॉर्म की तरह होने लगता है। लेकिन रियल में वो मेरी कहानी सेट बैठती है यहां के लिए, जो करंट होने के लिए। रियल में होता तो यही है ना, उसमें एक्सेशन है इलेक्ट्रॉन में, उस पर जो फोर्स लगा उसमें मास से भाग देकर हम लोग एक्सेशन कंफर्म कर लेते हैं। एक्चुअल में जो कोलिजन होता है और कोलिजन होने में जो दो टक्कर के बीच का जो गैप होता है, ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है, इसको हम लोग को समझना होगा कि इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ बोलते हैं। दो कोलिजन्स के बीच का सेपरेशन को मीन फ्री पाथ बोला जाता है। लैंड मीन्स की जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन से तेज भागने की कोशिश किया, फिर टकरा गया, टकराने के बाद जितना डिस्टेंस चला वही क्या है, मीन फ्री पाथ है। और एक्चुअली में जो हमारी कहानी है कि भाई हम लोग इस तरह की जो प्रोसेस और इवेंट होने के बाद हम लोगों ने देखा कि अगर इस कहानी का जो अल्टीमेटली रिजल्ट को अगर हम लोग इसको मान लो कि सारे इलेक्ट्रॉन एक सिपाही की तरह चल रहे हैं कांस्टेंट रफ्तार से, तो भी मेरा जो एक्चुअल आइडिया है इस करंट को बनाने में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं
इसमें एक और टर्म मानते हैं हम लोग, टाउ, जिसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम, जो यहां से यहां तक टक्कर होने से पहले, जो जस्ट मन टक्कर होने के पहले मीन्स इतना डिस्टेंस चलता है, और ये कांस्टेंट रफ्तार से चलता है, vd से चलता है यहां से यहां। तो टाउ की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, टाउ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? टाउ की वैल्यू लिख सकते हैं लैम्डा बाई ये जो कांस्टेंट रफ्तार जो है, यही लिख सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से vd की कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं कि vd जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, लैम्डा बाई टाउ है, और टाउ क्या है? ये रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है, और लैम्डा क्या है? मीन फ्री पाथ है। ये बिल्कुल टर्मिनोलॉजी है, आपको जिस तरह से मुझे याद है, आप लोगों को भी ये टर्म याद होना चाहिए। हो सकता है कि 10th क्लास के बच्चों को थोड़ा सा ये सब टर्म जो है लगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं 10th क्लास में, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बच्चे लड़ते हैं 10th क्लास में, इसको सीखने का प्रयास करते हैं, ये लेक्चर 12th के लिए भी है। मैं ये भी बता दूं कि लेक्चर जितने भी मैंने बाउंड्री खींचा है इस तैयारी के लिए, उसमें आपको 10th और 12th में केवल और केवल, मैं 10th के लिए स्पेशली वहां बोलेंगे कि देखिए ओम्स लॉ को कैसे लिखना होगा। ये बोर्ड में प्रूफ करने वाली रिजल्ट नहीं है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ये सारी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो ये मैंने टर्म के लिया लैम्डा मीन फ्री पाथ, जो कोलिजन्स के बीच का जो दूरी है, और टाउ जो इसमें जो समय लगता है, जिसे टक्कर अभी हुआ नहीं है लेकिन इसी समय पर टक्कर होने वाली होती है, इसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है, या जो फ्री चार्ज कैरियर हम लोग मानते हैं, वो एक्चुअली में वो रिलैक्स करता है यहां पर। तो सर ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है हम लोगों को, आपने जो कहा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लैम्डा है, वो लैम्डा को जो दूरी है, वो एक्चुअली में हाफ ए टाउ स्क्वायर बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, लैम्डा को हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू एवरेज जो है वो 0 हम लोग मान चुके हैं, उसको हटा देंगे, ऐसा मानेंगे हम लोग। इस लैम्डा में हाफ, और एक्सेलरेशन के लिए ई बाई एम, जो यहां से हम लोग ले लिया, और ये टाउ स्क्वायर हो गया। अब इस लैम्डा में टाउ से भाग देंगे, लैम्डा में टाउ से भाग देंगे, तो यही मेरा क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ऐसा समझेंगे हम लोग इस टर्म को। तो अगर इसमें भाग देते हैं हम लोग, किससे डिवाइड करते हैं? किससे भाई? टाउ से। तो लैम्डा बाई टाउ, ये देखिए vd होता है, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहां भी भाग दिए तो यहां पे डिवाइड करना, यहां डिवाइड किए तो यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हाफ ई बाई एम, और टाउ का स्क्वायर बाई टाउ, टाउ ने टाउ को मार दिया, तो vd की जो वैल्यू बना, वो बन गया क्या? ध्यान से देखें, वो बन गया हाफ ई बाई एम, ई बाई ट्वाइस एम और इंटू टाउ, ट्वाइस एम इंटू टाउ बन गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया हम लोगों को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन है, इसमें हम लोग बैठाएंगे आई बराबर एन ई डी में हम लोग इसको बैठा देंगे, तो क्या मिलता है? ध्यान से देखें इसको, आपको पता चलेगा कि हम लोग I इज इक्वल टू एन ई ए, और vd के लिए लिख दिया ई टाउ बाई ट्वाइस एम।
बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो कुछ लग ही नहीं रहा है कि ये चीजें जो है 12 का चीजें है, एकदम आसान तरीके से आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा है सर। आई बराबर लिख सकते हैं NEA और E है तो E स्क्वायर कर दिया हमने यहां पर, और यहां पर टाउ कर दिया, और ये 2m कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ हो गया। यहां मैंने लिख देता हूं कि भाई E को रिप्लेस करके V बाई L रखा गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, किसी कंडक्टर में करंट का किस तरह से कहानी है, उस कहानी को लेते हुए इस मैथमेटिकल रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं। और इस मैथमेटिकल रिजल्ट से आप लोगों को कुछ चीजें, ऐसी चीजें आने वाली है कि आप लोग ऐसा सोचोगे कि रियलिटी में ओम की जो कहानी है, ओम्स लॉ की जो कहानी है, वो कैसे ये रिजल्ट्स कनेक्ट कर देता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, V का मान यहां से देखें, V का मान, पोटेंशियल डिफरेंस का मान देखें। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये PD, इसका मान देखें तो आपको लगेगा कि I इंटू ट्वाइस ml डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर A और ये टाउ। ये किसी भी कंडक्टर के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टर्म है जो इतना लिखा गया हियर देखा जाए, ट्वाइस ml, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज करियर पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन ई स्क्वायर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये टर्म किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए जिसमें करंट चल रहा है, या किसी मटेरियल की भी बात करें तो ये टर्म एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर of a fixed material is constant, and this constant is known as resistance of the conductor material बोल सकते हैं हम लोग। this constant मतलब कि जो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस कहा गया। क्या कहा गया, रेजिस्टेंस कहा गया। ट्वाइस ml NE स्क्वायर A टाउ, NE स्क्वायर A टाउ, R बराबर ट्वाइस ml NE स्क्वायर A टाउ। ये जो कांस्टेंट है इसी को क्या कहा गया, रेजिस्टेंस। क्या कहा गया, रेजिस्टेंस। ये फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स रहेगा, एक खास टेम्परेचर पर क्या रहेगा, ये फिक्स होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आर यहां पर जब रखे V तो ये आ गया I इंटू R। दिस इज ओम्स लॉ। यही क्या है, ओम्स लॉ है। अच्छा सर, ये बात थी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ओरिजिनल और रियल कहानी है। ये ओरिजिनल और रियल कहानी है। V बराबर I इंटू R। मतलब ये है कि सर, और अगर ध्यान से देखा जाए तो V बाई I का जो रेशियो है
ये कांस्टेंट है, V बाई आई का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर अ गिवन मटेरियल, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर अ गिवन मटेरियल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपने जो सीखा है आज इस लेक्चर में, खास जो हमने बताने की कोशिश किया है, ये ओरिजिन है। अब हम लोग थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को इसमें कोरिलेट कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा कि आपकी क्लास 10th में जो चीजें होने वाली है। देखिए, ओम्स लॉ जो बात कह रहा है, मैं एनसीईआरटी का लाइन पढ़ रहा हूं और आपको ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमने बुद्धि लगाया है और उस बुद्धि के हिसाब से इस रिजल्ट्स की ओर हम लोग आगे बढ़े हैं, और इस पर्टिकुलर जो रिलेशन आया है V बराबर आई आर, वो एनसीईआरटी में लिखे हुए टर्म्स से क्या बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान दें। ओम्स लॉ कहना क्या चाह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ओम्स लॉ क्लास 10th में आपको जो आएगा वो ये सब रिजल्ट्स प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये तो कॉम्पिटिटिव के लिए था कि कंपटीशन में हम लोग बातों को कैसे रखेंगे, किस तरह से हम लोग सवाल अच्छे अच्छे कर सकते हैं। 10th क्लास में भी अच्छे लेवल की सवाल होते हैं, अच्छे लेवल की सवाल आते हैं। कंपटीशन में जो एमपीएससी वगैरह में भी चीजें पूछी जाती है वो डायरेक्ट टेक्निकल होता है, उसमें कहीं पर भी आपको गुंजाइश नहीं देता है कि आप ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। बट स्कूल के लिए हम लोग, बोर्ड के लिए हम लोग ओम्स लॉ को कैसे पढ़ेंगे इस पर भी खास हम लोग ध्यान रखेंगे। ये ओम्स लॉ क्या कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इसको ऐसे समझे, एनसीईआरटी के रिगार्डिंग हम लोग काम करें कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड करंट थ्रू इट। जो करंट जो है और पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन है उसको इन्होंने एक एक्टिविटी के माध्यम से, एक एक्टिविटी के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। और एक्टिविटी में V और I को V को बढ़ा कर I का मेजर करना, मीन्स V बाई आई का एक कांस्टेंट वैल्यू। ये लेबोरेटरी या में ये सारी चीजें चेक होती है, तो उसमें होता क्या है कि V और I के बीच में जब ग्राफ बनाया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस और V बराबर I में, वो जो चीजें मैंने बताया उसी को थोड़ा सा हम और कहानी के रूप में समझे कि ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये I है तो इसका जब ग्राफ बनता है तो स्ट्रेट लाइन आता है, और स्ट्रेट लाइन जो है का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो V और I, तो V बाई आई एक स्लोप बताता है। V और I का जो, इसका हम लोग tan थीटा लेंगे तो ये स्लोप भी आता है, और इस स्लोप को रेजिस्टेंस कहा जाता है। V बाई आई इज इक्वल टू R। ये कहीं भी इसका जो थीटा बनेगा तो tan थीटा होगा हमेशा, आप देखोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बाई ये करंट इतना चल रहा है। इसमें क्या है कि अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो उसी के हिसाब से करंट भी बढ़ता है, उसी के हिसाब से, उसी के प्रोपोर्शनलिटी में करंट बढ़ता है। यही लेबोरेटरी में चेक किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द वैल्यू ऑफ V बाई आई इज ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट केसेस, मतलब V और I का मान बढ़ाकर जो रेशियो लिया गया, thus the V and I graph is a straight line that passes through the origin of the graph as shown in figure. Thus V by I is a constant ratio. V by I क्या है, एक constant ratio है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन 1827 में 1827 और जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज सिमोन्स ओम्स 1787 से लेकर 1854 तक रहे, फाउंड
out the relationship between the current I flowing a metallic wire and the potential difference across its terminals. The potential difference V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains same. मैंने जो बताया वो बिल्कुल ये लाइन जो है, और जो जर्मन साइंटिस्ट जो जॉर्ज सिमोन्स ओम्स थे, उन्होंने ये बिल्कुल इस रिजल्ट्स को इसी तरह से वेरीफाई किया था। देखिए, ओम्स लॉ का एक लॉ है, लॉ को वेरीफाई नहीं किया, लॉ को प्रूफ नहीं किया जा सकता है। लॉ होते हैं, लॉ को कभी भी, इस लॉ के हेल्प से हम लोग बहुत सारे दूसरे कहानी को हम लोग प्रूफ भी करते हैं, उस कहानी में इसको घुसा कर कुछ आइडिया को डेवलप करते हैं। लॉ है, लॉ को प्रूफ, हम लोग यहां पर तो लॉ को प्रूफ भी किया। देखिए कहानी कैसे है था, तो कुछ चीजें हैं, केपलर्स का जो लॉ था वो भी बाद में कुछ प्रूफ आया था, तो इस तरह की चीजें हैं। लॉ होता है, लॉ का प्रूफ नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। तो ये जो है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक बार फिर से पूर्ण कर देते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर, आपको लिखना पड़ेगा, एनसीईआरटी किताब से इस डिफिनेशन को लिखना पड़ेगा। क्योंकि क्लास 10th में बोर्ड लेवल पर जब बात होगी तो इतना ही बात होगी जो इसमें लिखा हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं इस लाइन को रीड करना चाहूंगा। द पोटेंशियल डिफरेंस भी across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law। और इसी को उन्होंने V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाकर, जो हमने दिखाया, V स्टेटमेंट लिखने के बाद V इज प्रोपोर्शनल टू R, V बाई I जो है ये कांस्टेंट हो गया, और इसी कांस्टेंट को R कहा गया, मतलब रेजिस्टेंस कहा गया। कांस्टेंट को रेजिस्टेंस कहा गया। R इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर, ध्यान रहे, एंड इट्स कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। इसको क्या कहा गया? रेजिस्टेंस कहा गया। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। अब जो इसका एसआई यूनिट वगैरह है हम लोग भी लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट आपने समझ गया, मैंने स्लोप के फॉर्म में भी बता दिया कि V और I का जो कर्व है उसका स्लोप ही है जो रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। अब इसका हम लोग यूनिट वगैरह भी लिख लें, इसका जो है एसआई यूनिट लिख लें। इसका एसआई यूनिट जो है SI unit of resistance is ओम होता है, ओम बोलते हैं। और इस ओम का जो सिंबल होता है ये ग्रीक सिंबल यही है, ऐसे ही हम लोग सिंबल को देते हैं। ओम्स का सिंबल जो है ये होता है। और आपने देखा कि V बाई I इज इक्वल टू R है, इसको वोल्ट में या इसको एम्पियर में हम लोग करेंगे तो 1 वोल्ट पर एम्पियर जो है इसी को ओम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? 1 वोल्ट पर एम्पियर को भी ओम कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम लोग और देखें एनसीईआरटी में क्या बातें कह रहा है, इसको समझें। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखें। If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt, अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर का हम 1 वोल्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? 1 वोल्ट मान लेते हैं। If the potential difference across the two ends of conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere,
और उसमें करंट जो है 1 एम्पियर को मान लिया जाए कि चल रहा है, इसी के बारे में लिखा है। छोटा छोटा बात है, हम इसको आपको बता देते हैं कि क्लास 10th में जब आप स्कूल लेवल की बात या बोर्ड लेवल की बात करोगे, तो अगर मान लो ये 1 वोल्ट मैंने लगा दिया, V बराबर 1 वोल्ट, और इसमें करंट जो है I बराबर 1 एम्पियर चला दिया। अगर ऐसा है तो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. Resistance of the conductor is R बराबर क्या लिखेंगे? 1 ohm लिखेंगे। इसमें रेजिस्टेंस इतना ही का हो, क्यों भाई? तो V बराबर क्या होता है? I into R। ये अगर 1 वोल्ट है, ये 1 एम्पियर है, तो R भी क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 ओम डिफाइन करने के लिए पूछेगा तो यही लाइन लिखना होगा। मीन्स 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 ओम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कहानी मैंने बताया, ये कहानी बिल्कुल बोर्ड मीन्स स्कूल एग्जामिनेशन और बोर्ड लेवल की चीजें थी। जो पिछला कहानी हमने बताया, उस कहानी में कुछ कंपटीशन का फीलिंग था, और इसलिए हम लोग इस सवाल को इस रिजल्ट्स को बहुत बारीकी से समझे हैं। एक हम लोग सवाल करते हैं इसमें, जो सॉल्व में दिया हुआ है। सवाल है एग्जाम्पल का, वो ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या सवाल है। सवाल क्या है उस पर आते हैं, क्योंकि ये लेक्चर क्लास 10th के लिए बन रहा है, तो आप एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते हैं। ध्यान में आपको रहना चाहिए, तभी आप अच्छा करेंगे। सवाल है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। एनसीईआरटी का सवाल है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of the bulb of the filament 1200 ओम। रेजिस्टेंस दिया हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1200 ओम, और सोर्स का जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है 220 वोल्ट, जो सप्लाई लगाया गया है, जो बैटरी का जो भी मान सकते हैं ये है। तो हाउ मच, पहला सवाल कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट। तो आप सीधे V बराबर IR लगाओगे, तो यहां से आपको I का मान मिल जाएगा V बाई R, और V का मान कितना है 220, और रेजिस्टेंस का मान कितना है 1200। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 1200। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस में रेजिस्टेंस के वैल्यू से भाग लगाकर या डिवाइड कर कर बोल सकते हैं, उसका वैल्यू मेजर कर सकते हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो करंट है वो आप जब भाग लगाओगे तो उसका वैल्यू एम्पियर में आएगा, और इसका ये कट जाएगा। मीन्स देखो कि I इज इक्वल टू कितना हो गया 20 बाई x, 120 हो गया। ये 11 से काट दो और इसको 60 से, 2 से मैंने काट दिया इसको। अगर इसमें भाग लगाते हो तो 0.018 एम्पियर इसका आंसर आता है। अगर इसको भाग लगाने के बाद 11 में 60 से भाग लगाओगे तो इसका आंसर यही मिलेगा। दूसरा सवाल इसमें है, ये ए पार्ट था। दूसरा है
कि हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। 220 वोल्ट पर ही अगर हम लोग एक हीटर कनेक्ट करते जिसका रेजिस्टेंस क्या है 100 है, तो आप देखोगे कि उस समय करंट क्या मिल रहा है, उस समय करंट क्या मिल रहा है। सवाल इसका बी पार्ट है। क्या है बी पार्ट? तो बी पार्ट में आप ध्यान दो तो ये आएगा। क्या आएगा भाई बी पार्ट में? एक बार फिर से सवाल देखें। पहला पार्ट हो चुका है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कैन ड्रॉ from a 220 volt source if the resistance of the heater is 100 ohm। वोल्टेज तो ये भी 220 था और रेजिस्टेंस कितना हो गया R, कितना हो गया 100 ओम। तो फिर अगेन यहां पर V बराबर I इंटू R, I बराबर V बाई R। V का मान 220, रेजिस्टेंस के मान 100, तो ये मीन्स 2.2 एम्पियर आ जाएगा इसका। 22/10 मीन्स 2.2 एम्पियर का करंट जो है। तो डिफरेंस ऑफ करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम सेम सोर्स, सेम सोर्स से मतलब कि जो सोर्स हमारा एक बार 220 वोल्ट का, एक बार हीटर लगा के देखा और एक बार मैंने क्या लगाया, बल्ब लगाया। पहली बार बल्ब लगाया, दूसरी बार हीटर लगाया, तो दोनों में देखा कि जो करंट है बल्ब वाला में करंट था 0.18 एम्पियर का और इसमें कितना है 2.2 एम्पियर का। अगर हम सोर्स फिक्स रहकर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चेंज करते हैं तो करंट की वैल्यू डिफरेंट मिलती है। आशा है कि ये क्लास जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास अभी स्कूल भी नहीं है। आप घर में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।